सो चलिए अब आज की कार्यवाही अपन शुरू करते हैं। कल बेटा अपन ने कहा शायद आरबीसी स्टार्ट किया था ना। आरबीसी में कहां तक पढ़ा था? एक, अच्छा आरबीसी स्टार्ट नहीं किया था ना। चलिए देखें, तो बच्चे अपन ने बात की कि हमारे पास जो ब्लड है, ब्लड का बेटा वॉल्यूम कितना है? अपन ने कहा कि 5 to 5.5 लीटर है। और फिर हमने ब्लड के बारे में कहा कि ये कैसा कनेक्टिव टिश्यू है, तो अपन ने कहा स्पेशल है। स्पेशल होने के दो कारण हमने देखे कि पहला तो इसके अंदर फाइबर्स एब्सेंट हैं, दूसरा हमने देखा कि यहाँ जो सेल्स हैं वो बोन मैरो के अंदर बनती हैं। इन दो वजहों से हमने इसे क्या कहा? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू नाम दिया। फिर अपन ने कहा कि इसमें 55% होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा का बोलो कलर कैसा था? स्ट्रॉ कलर, यानी कि पेल येलो कलर है। फिर हमने कहा प्लाज्मा विस्कस होता है कि नहीं, तो हमने कहा यस। वाटर कितने परसेंट? 90 से 92। फिर आपने कहा कि प्रोटीन कितनी पाई जाती है? 6 to 8% प्रोटीन है। और इन प्रोटीन में सबसे पहले हमने बात की एल्ब्यूमिन के बारे में। एल्ब्यूमिन ने एनसीईआरटी ने क्या लिखा था? हेल्प टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। यहां बच्चे हेल्प क्यों लिखा गया था? क्योंकि एल्ब्यूमिन के अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स स्पेशली NaCl की अगर बात करें तो ये भी ऑस्मोटिक बैलेंस बनाता है। तो इसलिए दो चीजें होने की वजह से एनसीईआरटी ने क्या लिखा? हेल्प। अब देखिए, प्रोटीन्स जिसकी हम बात कर रहे थे, जो हमने कहा था कि 6 to 8% प्रोटीन होती हैं, इस 6 to 8% प्रोटीन में हमने पहली जो प्रोटीन यहां पे ली, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन इस 6 to 8 में से लगभग 4% के आसपास होती है। और इसका काम हमने कहा कि दैट इट हेल्प टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। तो ये ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखती है। फिर इसके बाद दूसरी जो प्रोटीन आई, इसको अपन ने नाम क्या दिया बेटा? ग्लोबुलिन। पढ़ेंगे नाम, ग्लोबिन नाम दिया है या ग्लोबुलिन? तो सेकेंड प्रोटीन इज ग्लोबुलिन। तो अपन ने कहा कि दूसरी आ गई ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन की परसेंटेज होती है 2 से लेकर के 2.5% के आसपास, यानी कि एल्ब्यूमिन के कंपैरिजन में ग्लोबुलिन कम है कि ज्यादा? कम है। पढ़ेंगे क्या लिखा है ग्लोबुलिन में? प्राइमरीली आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म। किसके अंदर इन्वॉल्व है? डिफेंस मैकेनिज्म। पर उससे पहले क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? प्राइमरीली। तो यहां एनसीईआरटी ने कहा कि प्राइमरीली दे आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है? कि ये डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है। तो अपन ने कहा प्राइमरी फंक्शन बच्चे क्या हो गया? डिफेंस मैकेनिज्म है। अब यह देखिए, जैसे ही आप कहते हैं ना कि प्राइमरी फंक्शन है, तो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में आता है कि भाई और भी कुछ होना चाहिए। तो समझेंगे, ये जो ग्लोबुलिन्स हैं, दे आर ऑफ 3 टाइप। फर्स्ट इज कॉल्ड अल्फा, सेकंड इज कॉल्ड बीटा एंड थर्ड इज कॉल्ड गामा। तो बोलो ग्लोबुलिन के कितने टाइप? 3। पहले का नाम अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। इसमें से अल्फा और बीटा जो है, दे आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ब्लड में जैसे कि आयरन का अगर ट्रांसफर करना हो, अगर कॉपर का ट्रांसफर करना है, ब्लड के अंदर अगर लिपिड का ट्रांसफर करना है, तो इन सारी चीजों में यानी कि ट्रांसफर में इन्वॉल्व कौन होता है? अल्फा और बीटा। दे आर ऑल्सो ग्लोबुलिन। थर्ड वन इज कॉल्ड गामा ग्लोबुलिन। ये जो गामा ग्लोबुलिन है, ये बच्चे क्या बनाता है? एंटीबॉडी। तो मैंने यहां पे कहा कि इसमें से जो गामा ग्लोबुलिन है, ये गामा ग्लोबुलिन अपने अंदर क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। तो क्योंकि गामा ग्लोबुलिन एंटीबॉडी बनाता है, इसलिए आपने कहा कि डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है। और क्योंकि गामा के अलावा अल्फा और बीटा भी हैं जो डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व ना हो करके ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है, इसीलिए आपने क्या कहा कि प्राइमरी इनका फंक्शन क्या हो गया? डिफेंस मैकेनिज्म है। ये जो एंटीबॉडी बनी, आप बताएंगे एंटीबॉडी के कितने टाइप होते हैं? 5। पहला आईजीए। आईजीए के बारे में कहीं एनसीईआरटी ने जिक्र किया है? कोलेस्ट्रम के अंदर होता है ना।
आईजीई, आईजीई के बारे में कहां बात आती है? ठीक, आईजीजी, एनसीईआरटी ने जो आपको एंटीबॉडी का डायग्राम दिया है ना, वो आईजीजी का डायग्राम है। आईजीजी के बाद आईजीएम, फिर कौन सा आया? आईजीएम और आईजीडी। तो ऐसे करके 5 होती हैं, आईजीए, आईजीई, आईजीजी, आईजीएम और आईजीडी। तो ऐसे करके कितने हो गए? 5 होते हैं। अब ज्यादा डिटेल में जाएंगे हेल्थ एंड डिजीज में, अभी इतना रखते हैं। तो हमने कहा सेकेंड वन इज ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन के बाद बच्चे प्रोटीन में थर्ड आती है फाइब्रिनोजन। थर्ड क्या आया? फाइब्रिनोजन। जब भी अगर किसी मॉलिक्यूल के नाम में शुरू में अगर प्रो लगा हो, लास्ट में ओजन लगा हो, या तो शुरू में क्या लगा हो? प्रो, या लास्ट में क्या लगे? ओजन, तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल क्या है? इनएक्टिव। तो यानी कि अगर तीनों प्रोटीन आपको दी जाए और पूछा जाए इनमें से इनएक्टिव कौन है, तो अपन क्या कहेंगे? फाइब्रिनोजन है। फाइब्रिनोजन का जो परसेंटेज है ये लगभग 0.3% होता है। पहला आपने कहा कि फाइब्रिनोजन इनएक्टिव है, और दूसरा फाइब्रिनोजन किसके अंदर पार्टिसिपेट करता है? ब्लड क्लॉटिंग में। तो अपन ने कहा कि फाइब्रिनोजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो ये बच्चे ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करता है। अब देखिए, मैंने आपसे कल कहा था कि ब्लड में टोटल जो प्रोटीन पाई जाती है, इनका जो नंबर है वो 20,000 से ज्यादा है। पर इनमें से मेन हमने जो 3 ली, इन 3 में से अगर बात करें, देन द स्मॉलेस्ट वन इज एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन सबसे छोटी है, फाइब्रिनोजन सबसे बड़ी है। परसेंटेज वाइज एल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा है और फाइब्रिनोजन सबसे कम है। ये दोनों एक्टिव स्टेट में होती हैं, जबकि फाइब्रिनोजन कहां है? इनएक्टिव स्टेट के अंदर पाई जाती है। तो हमने कहा प्रोटीन पाई गई, और प्रोटीन कितनी हुई? 3। अब इसके बाद आगे देखें, एनसीईआरटी कहती है कि इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। प्लाज्मा में और क्या पाया जा रहा है? इलेक्ट्रोलाइट्स है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इसमें आपको कुछ नहीं याद करना, जितने याद आते हैं तुम सबके नाम लिखते जाओ, सबके सब होते हैं ब्लड के अंदर। सोडियम लिख दो, क्लोराइड लिख दो, पोटेशियम लिख दो, बाइकार्बोनेट लिख दो, कैल्शियम आपको याद आता है वो लिख लें, मैग्नीशियम याद आता है वो भी लिख देंगे, सबके सब यहां पर मौजूद होते हैं। तो हमने कहा इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट के बाद फिर आगे एनसीईआरटी कहती है कि यहां पर ग्लूकोज, अमीनो एसिड और लिपिड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड लिपिड। पढ़िए इनके आगे क्या लिखा है कि ये जो मॉलिक्यूल है दे आर इन ट्रांजिट। ये कहां है? ट्रांजिट में है। ट्रांजिट का मतलब है कि ये अपनी यात्रा कर रहे हैं, अपनी जर्नी पे हैं। समझिएगा, एक पर्टिकुलर ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात करते हैं। ठीक, अगर मान लेते हैं मेरे इंडेक्स फिंगर में यहां जो सेल है, इस सेल को ग्लूकोज की आवश्यकता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। इस सेल ने अपना सिग्नल भेजा किसी लिवर के पास। ठीक, लिवर ने क्या किया? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया और ग्लूकोज को अब डाल दिया ब्लड में। ब्लड इस ग्लूकोज को लेकर के जा रहा है। ठीक, ब्लड इस ग्लूकोज को लेकर के जा रहा है। जब ब्लड इस ग्लूकोज को लेकर के जा रहा है, तो क्या ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्लड में स्टेशनरी है या ट्रांसफर हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है ना। यानी कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या है बेटा? ट्रांजिट में है। जैसे कि मान लो अगर मैं कहीं रोड पे एक जगह खड़ा हो जाऊं और रोड पे मेरे को कोई एक कार दिखाई दे, तो क्या वो कार हमेशा रोड पे रहने वाली है? नहीं। कार क्या है? पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रही है। ऐसे ही वो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, वो सोर्स से सिंक की तरफ जा रहा था। सोर्स कौन था यहां पे? लिवर। और सिंक कौन है? ये सेल है। तो यहां पे अपन ने कहा कि ये जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है और लिपिड है, ये कहां होते हैं? ट्रांजिट में होते हैं। ठीक, यानी कि अगर कहा जाए कि क्या ये परमानेंटली रहते हैं ब्लड के अंदर? नहीं। हालांकि अगर आप कभी भी रोड पे जाएंगे तो भाई रोड पे गाड़ियां तो आपको हमेशा मिलेंगी, पर अगर एक पर्टिकुलर गाड़ी के बारे में आप बात करेंगे तो वो आपको रोड पे हमेशा नहीं मिलेगी। तो आपने कहा कि ये जो मॉलिक्यूल हैं, ये क्या होते हैं बेटा? ट्रांजिट के अंदर है। फिर आगे एनसीईआरटी ने कहा कि ब्लड के अंदर पाए जाते हैं क्लॉटिंग, प्लाज्मा में क्या पाए जाते हैं बेटा? क्लॉटिंग फैक्टर्स। और पढ़ें जरा, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिव स्टेट में है कि इनएक्टिव?
तो क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में कहा कि ये पाए जाते हैं इनएक्टिव स्टेट में। तो जो क्लॉटिंग फैक्टर ब्लड के अंदर या प्लाज्मा में पाए जा रहे हैं, क्या ये क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिव स्टेट में है? नहीं, ये क्लॉटिंग फैक्टर इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। तो इनएक्टिव स्टेट में यहां पर कौन पाया जाता है? क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं। फिर आगे एनसीईआरटी कहती है कि अगर बेटा प्लाज्मा में से हम क्या निकाल दें? क्लॉटिंग फैक्टर। तो प्लाज्मा में से अगर हम निकाल दें क्लॉटिंग फैक्टर, तो बचे पार्ट को क्या कहा जाएगा? सीरम। तो क्लॉट प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स इक्वल टू क्या हो जाता है? सीरम। ध्यान देंगे, देखिए, हमें जब भी मान लेते हैं कि लैब में आपको अपना ब्लड टेस्ट कराना है, तो ब्लड में दो काम टेस्ट किए जाते हैं। पहला तो हम क्या करते हैं? ब्लड सेल काउंट वगैरह करेंगे। जब ब्लड सेल काउंट हमें करना है, तो हम चाहते हैं कि ब्लड क्लॉट ना करे। वहीं पे दूसरा, हो सकता है हमें आपके ब्लड के अंदर हॉर्मोन्स चेक करने हो, विटामिन अगर चेक करने हो, ये सारी चीजें अगर करनी है, तो उसके लिए ब्लड के क्लॉट करने या ना करने का हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब अगर हम चाहते हैं कि ब्लड क्लॉट ना करे, तो यानी कि हम यहां पर क्या चाहते हैं कि प्लाज्मा अपनी प्लाज्मा स्टेट में ही बना रहे। ठीक, यानी कि प्लाज्मा के जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, वो क्लॉटिंग फैक्टर कंज्यूम नहीं होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं? जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका ब्लड लेते हैं, वो टेस्ट ट्यूब या तो ठंडी होगी, या फिर उसमें अंदर ईडीटीए कोट किया होगा, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। अगर हम चाहते हैं ब्लड क्लॉट कर जाए, तो हम नॉर्मल टेस्ट ट्यूब में ब्लड लेके रख देंगे। ब्लड क्या होगा? क्लॉट कर जाएगा, और क्लॉट करने के बाद ब्लड का लिक्विड पार्ट अलग, और बाकी का जो सॉलिड क्लॉटेड पार्ट है वो अलग हो जाएगा। तो अगर प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर मौजूद है, तो हम इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, तो हमने क्या कहा? सीरम। लेट्स से, मान लेते हैं हमारे कहीं चोट लगी, चोट लगने के बाद वहां क्लॉट बना। जब क्लॉट बना, तो उसके बाद अब यहां से क्या हुआ? एक स्टिकी लिक्विड बाहर आता है, धीमे धीमे करके। वो जो स्टिकी लिक्विड बाहर आ रहा है, वो सीरम है। वो क्या है? सीरम। क्या ये सीरम क्लॉट करता है? नहीं। तो बोलेंगे, क्या ब्लड ने क्लॉट किया? क्या प्लाज्मा क्लॉट करता है? क्या सीरम क्लॉट करता है? नहीं। ब्लड क्लॉट करता है, प्लाज्मा, सीरम। क्या सीरम में क्लॉटिंग होती है? प्लाज्मा और सीरम में अंतर क्या है? तो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। ध्यान देंगे, फिर से सुनेंगे। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम? नो, क्योंकि ब्लड जब अगर मैं कहूंगा, तो उसके अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट भी आ जाएंगे। तो ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर सीरम नहीं होता है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर को क्या कहा जाता है? सीरम कहा जाता है। तो हमने कहा कि ब्लड, प्लाज्मा और सीरम, इन तीनों में से कौन क्लॉट नहीं करता है? तो बच्चे, अपन ने कहा सीरम क्लॉट नहीं करेगा। तो इस तरीके से पेज 279 पे जितनी बातें अपन ने प्लाज्मा के बारे में पढ़ी, वो सारी चीजें अपन ने कवर करी। फटाफट लिखेंगे, फिर आते हैं आरबीसी पर। हाँ बेटा, सीरम का फंक्शन नहीं है। सीरम हमारे अंदर, अभी अगर मैं कहूं, तो क्या अपने अंदर सीरम है? नहीं, हमारे अंदर सीरम नहीं है। हमारे अंदर क्या पाया जा रहा है? प्लाज्मा। अगर ये प्लाज्मा कहीं क्लॉट करेगा, तो उसके बाद सीरम बनेगा। तो हमारे अंदर फंक्शन किसका होगा? प्लाज्मा का फंक्शन, सीरम का नहीं होगा। ईडीटीए बेटा, इसका नाम होता है एथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड।
ये कैल्शियम बाइंडिंग एजेंट है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपको कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अगर इसे ब्लड में मिक्स कर दिया जाए तो ब्लड के सारे कैल्शियम से बाइंड कर जाता है। जब अगर कैल्शियम अवेलेबल नहीं होगा तो उस केस में ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। और कैल्शियम बाइंडिंग एजेंट्स को अपन क्या बोलते हैं? चीलेटिंग एजेंट कहते हैं ना। आगे बढ़ें। लिखा बेटा। आगे बढ़े। देखें, अब बेटा एक बात ध्यान से सुनेंगे। फर्दर जो हम फॉर्म्ड एलिमेंट में, बालक इधर, ठीक, जो हम फर्दर फॉर्म्ड एलिमेंट में बात करने वाले हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर अपन बात करेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट वाला पोर्शन है या प्लाज्मा वाला पोर्शन है या जितनी भी चीजें, एनसीईआरटी ने इंफॉर्मेटिव टाइप दी है। इनमें अगर आप देखें तो प्लाज्मा में कहीं कोई कंसेप्ट तो ज्यादा नहीं लगा ना, सिर्फ आपको बातें याद रखनी थी कि एनसीईआरटी ने क्या क्या कहा। काफी कुछ वही कहानी आरबीसी पे लागू होती है, डब्ल्यूबीसी पे भी एप्लीकेट होगी, और काफी कुछ यही कहानी एनिमल टिश्यू और एनिमल किंगडम में भी लागू होती है। तो एनसीईआरटी को जब इंफॉर्मेशन देनी है तो एनसीईआरटी ने तो आपको भाई खूब सारी इंफॉर्मेशन पकड़ाई, एनसीईआरटी फ्री। अब समस्या हमारी आती है कि हमें उसे याद करना है। जब हमें याद करना है तो ज्यादा बेहतर है कि हम उन चीजों को एक सिस्टमैटिक मैनर में अपने हिसाब से अरेंज कर लें। अगर हम सिस्टमैटिक मैनर में अपने हिसाब से अरेंज करके याद करेंगे तो अपने को चीजें ज्यादा आसानी से याद होगी, और हमारे लिए भूलने के जो चांसेस हैं वो कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। कैसे अरेंज करेंगे अब हम एक बार देखते हैं। तो देखिए, आपने कहा बच्चे कि प्लाज्मा के बाद दूसरा जो पार्ट है इसे क्या कहा जाता है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो प्लाज्मा के बाद सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? यहां ब्लड में जितना भी सेल्स हैं और सेल फ्रेगमेंट हैं, ध्यान देंगे मैंने क्या क्या कहा? ब्लड में जितनी भी सेल हैं और सेल फ्रेगमेंट हैं। सेल फ्रेगमेंट मैंने इसलिए कहा क्योंकि प्लेटलेट सेल नहीं होती, वो क्या है? सेल फ्रेगमेंट है। तो मैंने कहा कि ब्लड के अंदर मौजूद जो सेल्स और सेल फ्रेगमेंट हैं, इन्हें मिला करके अपन बेटा क्या नाम देते हैं? तो सेल और सेल फ्रेगमेंट्स को मिला करके नाम क्या दिया जाता है? प्लाज्मा, सॉरी, फॉर्म्ड एलिमेंट। और ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट है ये ब्लड का कितने परसेंट बनाता है? 45, क्योंकि प्लाज्मा ने बनाया था 55। अब ये फॉर्म्ड एलिमेंट में सबसे पहला आता है ये सेल जिसका नाम है आरबीसी। बोलो पूरा नाम। रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कैप्सूल कहा जाता है इसको। ये जो आरबीसी है इसके लिए एक और नाम भी होता है, नाम बताएंगे? इरिथ्रोसाइट। तो आरबीसी का दूसरा नाम क्या हुआ? इरिथ्रोसाइट्स। तो आपने कहा कि आरबीसी या इसका दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। अब देखो याद कैसे कैसे करता है। तो जब भी सेल है तो सबसे पहले अपन याद करते हैं कि भाई इसका नंबर कितना होगा। तो नंबर हम जानते हैं 5 टू 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, यानी कि ब्लड के हर मिलीमीटर क्यूब में कितनी आरबीसी पाई जाती है? 5 टू 5.5 मिलियन। पर ये मिलियन तो अंग्रेजों की गिनती है। हमारे यहाँ के हिसाब से हम बात करें तो नंबर कितना है? 50 से 55 लाख। नंबर कितना याद रखोगे? 50 से 55 लाख। पढ़ेंगे एनसीईआरटी।
एनसीईआरटी लिखती है कि ये नंबर किसमें है, तो ये नंबर कहा कि ये नंबर है एडल्ट मैन में। किसके अंदर? एडल्ट मैन। अब देखें, एनसीईआरटी को आपने जनरली देखा होगा कि एनसीईआरटी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, एनसीईआरटी पर्सन शब्द का प्रयोग करती है। अब पर्सन में मैन विमेन जो कुछ भी हो, ठीक। पर अगर एनसीईआरटी जेंडर स्पेसिफिक हुई तो अब आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए। पहली बात देखिए, यहां पे लिखा कि एडल्ट, तो अब मेरा डाउट ये है कि भाई अगर मैं एम्ब्रियो में बात करूं या अगर मैं बात करूं चाइल्ड में, तो एम्ब्रियो या चाइल्ड के अंदर इसका नंबर कम होगा कि ज्यादा? तो आप ध्यान रखेंगे नंबर रहेगा ज्यादा। कुछ नहीं, डेटा नहीं याद करना, कोई भी डेटा जो एनसीईआरटी में नहीं है उसकी इंपॉर्टेंस आपके लिए जीरो है। बाकी तुम्हारी इच्छा है, तुम जितना चाहो उतना रखते रहो, एग्जाम में आना नहीं है। तो हम डेटा नहीं याद करेंगे, हम सिर्फ इतना याद करेंगे कि एनसीईआरटी ने एडल्ट लिखा, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम जानना चाहते हैं कि भाई एडल्ट के अलावा दूसरी स्टेज या तो एम्ब्रियो है या चाइल्ड है। एम्ब्रियो चाइल्ड में नंबर ज्यादा, क्यों ज्यादा है? तो एम्ब्रियो या चाइल्ड की मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होती है। अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा है तो यानी कि आरबीसी का कंजप्शन भी ज्यादा, आरबीसी का सॉरी ऑक्सीजन कंजप्शन ज्यादा। ऑक्सीजन कंजप्शन अगर बेटा ज्यादा होगा तो आरबीसी काउंट बढ़ जाना चाहिए ना। तो पहली बात आपने क्या कही कि एडल्ट मैन में तो नंबर इतना है, एम्ब्रियो या चाइल्ड के अंदर नंबर क्या होता है? ज्यादा होगा इससे। अब देखिए, यहां पे एनसीईआरटी ने कहा मैन, तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये नंबर विमेन के अंदर कितना होगा। तो विमेन के अंदर ये जो नंबर है कंपैरेटिवली क्या रहने वाला है? कम। विमेन के अंदर नंबर क्या रहेगा? कम। एनसीईआरटी में पेज नंबर 342, हाँ 342, सबसे लास्ट में आ जाओ। 342 में लास्ट पैराग्राफ में ऊपर से चौथी लाइन पढ़ेंगे। क्या एंड्रोजन के बारे में लिखा है कि इरिथ्रोपोइसिस को प्रमोट करते हैं? लास्ट पैराग्राफ में ऊपर से चौथी लाइन में एंड्रोजन के बारे में मिला, इरिथ्रोपोइसिस प्रमोट करते हैं। प्रमोट या स्टिमुलेट करना एक ही बात होती है ना। मिला? करो अंडरलाइन। अब ध्यान से सुनो, एंड्रोजन किसके अंदर डोमिनेंट हार्मोन है, मेल या फीमेल? मेल। यानी कि यहां एनसीईआरटी ने कहा कि मेल में जो एंड्रोजन है वो इरिथ्रोपोइसिस को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। यानी कि फीमेल में क्योंकि एंड्रोजन बहुत कम है तो फीमेल के अंदर स्टिमुलेट नहीं करेगा। अगर स्टिमुलेट नहीं करेगा तो इसका मतलब हुआ फीमेल में नंबर कम होगा कि ज्यादा? फीमेल के अंदर नंबर क्या रहेगा? कम। तो अपन ने कहा फीमेल के अंदर नंबर कंपेटिबली कम, जबकि मेल के अंदर ज्यादा। और ये जो चीज है ये अपने को एनसीईआरटी से ही मिली। ध्यान दें, अगर मैं यहां पे इस चीज को लेकर के और वहां समरी में जो बात लिखी है दोनों को लेकर के एआर क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं? यानी कि आपसे कहा जाए कि भाई एडल्ट मैन के अंदर नंबर ज्यादा है, ठीक, विमेन के कंपैरिजन में, और समरी से वो लाइन उठा ली जाए कि साहब एंड्रोजन इरिथ्रोपोइसिस को प्रमोट करते हैं, तो दोनों बातें सही है और ये इसका सही रीजन हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। फिर आगे देखेंगे नंबर के बाद, फिर अब हम इसे और कैसे याद करें? तो अब नंबर के बाद हम एक काम करते हैं, हम इसके जीवन के बारे में देख लेते हैं। अगर मैं इसका जीवन देखता हूं तो सबसे पहले बात आती है फॉर्मेशन की। सबसे पहले क्या बात आई? फॉर्मेशन की। बताओ आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। फॉर्मेशन इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। याद आता है कल हमने एनसीईआरटी में पेज नंबर 104 पे देखा था कि बोन मैरो एट सम बोन्स इज साइट ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन। यानी कि जो इरिथ्रोपोइसिस है वो एनसीईआरटी कहती है कि कहां होता है? रेड बोन मैरो पर। कहां होगा? रेड बोन मैरो पर होता है। और ये रेड बोन मैरो पर जो हो रहा है उसमें पढ़ो, एनसीईआरटी ने एडल्ट लिखा कि एम्ब्रियो? क्या लिखा? एडल्ट। यानी कि एडल्ट में जो आरबीसी है वो कहां बनती है? बोन मैरो पर। यहां तो मैन विमेन नहीं लिखा, तो वो कहानी छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं इस पे कि भाई अगर यहां एडल्ट लिखा तो अब मुझे ये जानना है कि एम्ब्रियो के अंदर कहां फॉर्मेशन होगा। मैं जानना चाहता हूं कि एम्ब्रियो में फॉर्मेशन कहां होगा। देखिए, 12वीं की एनसीईआरटी अभी अपने पास नहीं है पर आपको लाइनें याद आ जाएंगी।
हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर पढ़ा है कि बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो का हार्ट काम करना शुरू कर देता है। याद है लाइन? अगर पहले मंथ के लास्ट में एम्ब्रियो का हार्ट काम करना शुरू कर देगा तो बोलो तब तक ब्लड बनना चाहिए कि नहीं? ब्लड बन जाना चाहिए। फिर याद करेंगे एनसीईआरटी की लाइन। एनसीईआरटी ने कहा कि ऑल द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मेजर ऑर्गन सिस्टम किसके लास्ट तक बनते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। यानी कि ब्लड बना पहले कि ऑर्गन सिस्टम बने पहले? ब्लड बना पहले। जब ब्लड बना तब ऑर्गन सिस्टम नहीं बने थे। तो अब आपको पता होना चाहिए कि इस ब्लड की सेल कौन बना रहा था। तो ध्यान रखेंगे, एम्ब्रियो में जो फर्स्ट आरबीसी है, ये फर्स्ट आरबीसी का जो प्रोडक्शन करता है वो करेगा योक सैक मेम्ब्रेन। कौन करेगा? योक सैक मेम्ब्रेन। याद आती है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का नंबर मैमल्स में कितना? 4। पहला एमनियन, याद आया? दूसरा कोरियन, तीसरा अलेंटॉइस, चौथा योक सैक। तो पहली आरबीसी जब ऑर्गन नहीं बने थे तब फॉर्मेशन किसने किया? योक सैक मेम्ब्रेन ने। अब हम देखें कि जब ऑर्गेनोजेनेसिस हो गई, ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? जब ऑर्गन बन गए। तो ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद अगर अपन देखें कि ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद अब ये काम कौन करेगा? तो बच्चे काम हो जाता है लिवर का और स्प्लीन का। किसका काम है? लिवर और स्प्लीन। कायदे से अगर हम देखें तो लिवर और स्प्लीन के अलावा यहां पर थाइमस और प्लेसेंटा का भी रोल होता है। पर अगर आपसे इतना पूछ लिया जाए तो यही बहुत ज्यादा हो जाएगा। थाइमस प्लेसेंटा की तो उम्मीद ही मत करो कि कभी पूछा जाएगा। तो अपन ने कहा कि क्या एम्ब्रियो में बोन मैरो बनाता है? नहीं। बोन मैरो आरबीसी प्रोडक्शन करता है आफ्टर बर्थ। जब चाइल्ड बर्थ हो जाती है उसके बाद फिर आरबीसी प्रोडक्शन काम किसका हो जाएगा? बोन मैरो का। तो अपन ने कहा कि फॉर्मेशन किसने किया बेटा? इरिथ्रोपोइसिस ने। जब इरिथ्रोपोइसिस वर्ड आता है तो क्या आपको कोई हार्मोन याद आता है? हार्मोन याद आया कोई इरिथ्रोपोइसिस के नाम पर? इरिथ्रोपोइटिन याद आया कि नहीं? कौन सा हार्मोन याद आया? इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन कहां से आता है? बोलेंगे जरा? जेजी सेल्स ऑफ किडनी। किडनी में जेजी सेल का पूरा नाम बताओ? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। तो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन इरिथ्रोपोइसिस को बढ़ाता है कि घटाता है? क्या करेगा? बढ़ाएगा ना। तो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन इरिथ्रोपोइसिस को क्या करेगा? प्रमोट करेगा। यानी कि आरबीसी के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। अब ध्यान से सुनिए, देखिए एक क्वेश्चन याद है कि कहा गया कि एक पर्सन रोहतांग पास पे गया और उसके 6 महीने के बाद उसके अंदर आरबीसी काउंट क्या होगा? तो होता क्या है कि आप मान लो अभी अगर आप चाहें कि हम लेह लद्दाख वगैरह चले जाएं हाई एल्टीट्यूड की जगह पर, तो हाई एल्टीट्यूड की जगह पे अभी जब आप जाएंगे इनिशियली तो ऑक्सीजन लेवल वहां कम है। कम क्यों है भाई? एल्टीट्यूड ज्यादा है, एयर का प्रेशर कम है। एयर प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डाउन हुआ। तो ब्लड का ठीक से ऑक्सीजनेशन ना हो पाने की वजह से आपको सिर दर्द होने लगेगा, आपकी सांस फूलने लगेगी, हो सकता है आपको वोमिटिंग भी होने लगे, आपको कमजोरी फील होगी। पर अब आप जाके वहीं टिक जाओ कि हम तो अब यहीं रहेंगे, ठीक, दीन दुनिया से दूर, अब यही साधु सन्यासी बनेंगे। जब आप वहीं रह जाएंगे तो अब क्या होगा कि अभी जो कंडीशन है वो हाइपोक्सिया है। कंडीशन क्या कही जाती है? हाइपोक्सिया। हाइपो मतलब कम, ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन। जब भी बच्चे हाइपोक्सिया होता है तो हमारी बॉडी के पेरिफेरल टिश्यूज एक फैक्टर बनाते हैं जिसका नाम होता है HIF। पूरा नाम है हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर। क्या कहा जाता है? हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर। नाम नहीं लिखना है, केवल सुनना है। ये HIF जो कि पेरिफेरल ऑर्गन्स ने बनाया, ये जाकर के पहुंचता है किडनी के पास और किडनी की जेजी सेल इसके रेस्पॉन्स में फॉर्मेशन करती है इरिथ्रोपोइटिन का। क्या बनता है? इरिथ्रोपोइटिन। और ये इरिथ्रोपोइटिन जाकर के आरबीसी प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। आरबीसी प्रोडक्शन को न केवल इरिथ्रोपोइटिन प्रमोट करता है बल्कि आपको थायरोक्सिन भी याद आ रहा होगा कि थायरोक्सिन क्या करता है? आरबीसी प्रोडक्शन को प्रमोट करता है।
आपको कॉर्टिसोल भी याद आया होगा कि कॉर्टिसोल भी आरबीसी प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। तो और कौन प्रमोट करने वाला है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन के अलावा कौन? कॉर्टिसोल भी प्रमोट करेगा। तो हमने कहा इरिथ्रोपोइटिन तो करता ही है, इरिथ्रोपोइटिन के अलावा अपन ने कहा बेटा कि थायरोक्सिन भी प्रमोट करेगा, और थायरोक्सिन के अलावा कौन प्रमोट करता है? कॉर्टिसोल। ये दो हार्मोन और हैं। क्या एंड्रोजन भी लिखें? यहां हम बात कर ही चुके हैं ऑलरेडी, चाहे तो लिख सकते हैं ना कि भाई इरिथ्रोपोइसिस को प्रमोट करने वालों में और अगला हार्मोन कौन सा हो जाता है? एंड्रोजन। तो ये जो एंड्रोजन्स हैं ये भी इरिथ्रोपोइसिस को प्रमोट करते हैं। तो ये हुआ इरिथ्रोपोइसिस होता कहां है। फिर हमने देखा कि हार्मोन कौन से इसे स्टिमुलेट करते हैं। अब अगला देखो, आरबीसी बनी, जब बनी होगी तब आरबीसी छोटा सा बच्चा होगा। अब आरबीसी का क्या होना है? मैच्योरेशन। आरबीसी के मैच्योरेशन की जब हम बात करते हैं तो क्या आपको कोई विटामिन याद आता है? कौन सा विटामिन? तो विटामिन बी 12 यहां पर रोल प्ले करता है। तो मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी कौन कराता है? विटामिन बी 12। बोलो विटामिन बी 12 का नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। नाम को पढ़ेंगे, आपको इसमें कोई मेटल सुनाई दिया? कोबाल्ट। कौन है? कोबाल्ट है। तो इसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। आपने कहा कि विटामिन बी 12 चाहिए मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी के लिए। अब ध्यान देंगे, जो ये विटामिन बी 12 आपको आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए चाहिए था, तो विटामिन बी 12 का नाम सुन करके क्या आपको डाइजेशन में कुछ याद आता है? क्या याद आया? इंट्रिंसिक फैक्टर। विटामिन बी 12 का नाम सुना तो हमें कौन सा फैक्टर याद आ गया? इंट्रिंसिक फैक्टर। किसके लिए चाहिए? एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी 12। किसके लिए चाहिए? एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी 12। लाला, क्या हुआ? तुम तो सो गए। इधर आगे आओ। पीठ का सहारा लेके ज्यादा नहीं बैठना चाहिए, नुकसानदायक है ये। ठीक। हाँ, ध्यान दें। अपन ने कहा विटामिन बी 12 किसके लिए? विटामिन बी 12 इसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए? इंट्रिंसिक फैक्टर। और बताएंगे जरा, इंट्रिंसिक फैक्टर को कौन सेक्रीट करता है? सेल का नाम बताओ। पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल। ये जो पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल है, ये कहां पे पाई जाती है? स्टमक में, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड की सेल है। ये किसकी सेल है बेटा? गैस्ट्रिक ग्लैंड की। तो आप बताएंगे, अगर ये पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल डैमेज हुई तो विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। क्या आरबीसी का मैच्योरेशन होगा? नहीं। आरबीसी कैसी रह जाएगी? इमेच्योर। यानी कि कौन सी गैस्ट्रिक सेल का इनडायरेक्ट रोल है इन मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी? तो आपने कहा पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल का रोल होता है। तो हमने कहा मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी कौन कराता है? विटामिन बी 12। ये पूरी कहानी एनसीईआरटी की है ना, बस चैप्टर अलग है। हम एनसीईआरटी के बाहर एक लाइन नहीं पढ़ते, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हैं। अपन ने कहा मैच्योरेशन के बाद, अब देखो, अगर ये आरबीसी का फॉर्मेशन हुआ तो बेटा अब इसका एक लाइफ स्पैन भी होना चाहिए। यानी कि अभी तक हम केवल इसके जीवन की बात कर रहे हैं ना। लाइफ स्पैन कितना रहेगा? कितना होगा? 120 डेज। लाइफ स्पैन कितना? 120 दिन इसका लाइफ स्पैन होता है। अब देखिए, जो अगर पैदा हुआ है उसका मरना तय है, तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कहां होने वाला है? तो डिस्ट्रक्शन कहां होगा? स्प्लीन पर। तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बोलो कहां हुआ? स्प्लीन। इसीलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये क्या है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है। फिर आपने कहा कि न केवल ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है, स्प्लीन को बेटा हम ब्लड बैंक भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक। ब्लड बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्प्लीन अपने पास कुछ आरबीसी स्टोर करके रखता है। अगर कभी ट्रॉमा या इंजरी हुई, ज्यादा ब्लीडिंग हुई, तो ब्लीडिंग के केस में ये स्प्लीन अपने पास स्टोर्ड आरबीसी को रिलीज कर देगा। तो किसकी तरह काम कर रहा है? ब्लड बैंक की तरह। समझना स्प्लीन को। स्प्लीन आरबीसी के लिए एक ऐसा पर्सन है जो पहले इसका बहुत ध्यान रखता था, दोस्त था। एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसने प्रोड्यूस करी है ना। फिर उसके बाद इसका बड़ा ध्यान रखता था, और बाद में आरबीसी को मारा भी इसी ने। यानी कि क्या था? ये एक दोस्त था जो दुश्मन बन गया। पहले क्या था? एकदम इसका ध्यान रखा,
इसको खूब अच्छे से स्टोर करके भी रखा, और बाद में मारने वाला भी कौन था? स्प्लीन। तो अपन ने कहा फॉर्मेशन से डिस्ट्रक्शन तक इतनी बात अपने आप याद हो जाएगी। अब देखिए, जब आपने इसका लाइफ स्पैन देख लिया, तो अब हम इसके बाद बच्चे आ जाते हैं इसके शेप एंड साइज पर। तो पढ़ेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कहती है कि आरबीसी इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। क्या कहा? डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ, तो कहा कि डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ मैमल्स। हालांकि ये बात टेक्निकली गलत है, ये बात सही नहीं है। फिर आगे कहा कि एंड इज बाई कॉनकेव। ये कैसी है? और बाई कॉनकेव क्या है? शेप है ना, बाई कॉनकेव इन शेप। समझिए, टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो बेटा कोई भी मैमल ऐसा नहीं है जिसकी आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाए। कोई भी मैमल ऐसा नहीं है जिसकी आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता हो। पर समस्या यह है कि जो एनसीईआरटी ने लिखा है वो फुल एंड फाइनल है। कल को आप ये कहो कि हम तो सब सही बात करेंगे, जो क्वेश्चन में सही बात होगी हम वही लिखेंगे, और उसके बाद अगर एनटीए नहीं माना तो हम जाएंगे कोर्ट। कोर्ट तुमसे कहेगा कि बेटा जो 21 लाख बच्चे ने पेपर दिया है ना, उसको ये एनसीईआरटी उपलब्ध है पढ़ने के लिए। वो तुम्हारी तरह बहुत पैसे वाले घर का नहीं है, वो दुनिया भर की किताबें खरीद पाए। तो उसने जो पढ़ा है वही अंतिम सत्य है। तो इसलिए जो भी एनसीईआरटी में लिखा है अंतिम सत्य वही है, एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं माना जाने वाला। आप कहीं कोई भी किताब उठा लाओ, किसी से आप प्रूव कर लो, अगर उसके बारे में कहीं एनसीईआरटी ने कुछ लिखा है तो जो एनसीईआरटी में वही अंतिम सत्य साबित होगा। तो ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी ने क्या कहा कि मोस्ट ऑफ मैमल्स में, यानी कि ज्यादातर मैमल्स के अंदर आरबीसी क्या है? डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। बोलो, डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस का मतलब है न्यूक्लियस प्रेजेंट है कि एब्सेंट? न्यूक्लियस क्या है? एब्सेंट। तो एनसीईआरटी ने जो कहा उसमें एनसीईआरटी ने कहा कि कुछ मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। एक्चुअली ये कंफ्यूजन आता कहां से है वो भी सुन लेंगे। कैमल यानी ऊंट हम जानते हैं, ऊंट का एक रिश्तेदार है लामा, अमेरिका में पाया जाता है। कैमल और लामा की आरबीसी में जो न्यूक्लियस है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं होता, या सेल ऑर्गेनल पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं होते। तो सेल के सेंटर में इनके कुछ रिमेन्स रह जाते हैं जो कंपैरेटिवली डार्क जैसे कलर के दिखाई देते हैं। तो वो डार्क कलर के दिखने की वजह से पहले एक कंसेप्ट था कि कैमल और लामा की आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, एनसीईआरटी ने उसी हिसाब से लिखा है। बाद में पता चला कि कैमल और लामा की आरबीसी में भी न्यूक्लियस नहीं होता। तो सच्चाई यह है कि किसी भी मैमल की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। पर एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि आरबीसी इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ मैमल्स। समझना, न केवल न्यूक्लियस एब्सेंट है बल्कि साथ ही यहां पर बाकी के सेल ऑर्गेनल भी एब्सेंट हैं। न केवल न्यूक्लियस एब्सेंट बल्कि साथ में बेटा बाकी के सारे सेल ऑर्गेनल भी क्या है? एब्सेंट हैं। अब देखिएगा, ये जो न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल हैं इनके एब्सेंट होने की वजह से देयर विल बी मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन। ज्यादा स्पेस किसके लिए मिलेगा? हीमोग्लोबिन के लिए। तो आपने कहा कि यहां हीमोग्लोबिन के लिए स्पेस क्या मिलेगा? ज्यादा। ध्यान देंगे, आरबीसी के अंदर वॉल्यूम वाइज लगभग 36% हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी में वॉल्यूम वाइज 36% हीमोग्लोबिन होता है। अब आप कहेंगे 30% कौन सा ज्यादा है? तो आप इस बात से अनुमान लगाइएगा कि हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है, यानी कि बाकी अगर नॉर्मल सेल हो तो उसके पास सब कुछ रखने के लिए केवल 30% जगह है। और ये आरबीसी, इसकी मेम्ब्रेन को छोड़ दो, बाकी जो चीजें होंगी उनको आप छोड़ दो, एंजाइम वगैरह को, केवल हीमोग्लोबिन इसके अंदर 36% है। इसका मतलब है बाकी सेल्स के कंपैरिजन में यहां पे जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्यों ज्यादा मौजूद है? क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं था। जब न्यूक्लियस नहीं है तो ज्यादा स्पेस मिला ना अंदर। जो स्पेस मिला उस स्पेस के अंदर क्या कहा अपन ने, क्या मौजूद रहेगा? हीमोग्लोबिन। सो देयर विल बी मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन। पर इस चीज के साथ कुछ और बातें भी जुड़ी हैं, जैसे कि आप समझिए, अगर न्यूक्लियस नहीं है तो क्या ये रिप्रोड्यूस कर सकती है आरबीसी? भाई अगर न्यूक्लियस नहीं है तो रिप्रोडक्शन होगा क्या? नहीं, आरबीसी के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता। अगली बात सुनिए, अगर सेल ऑर्गेनल नहीं है
तो इसका मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो इसके अंदर रेस्पिरेशन एरोबिक या एनारोबिक? एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। और एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है, बोलो, ग्लाइकोलाइसिस होगी कि नहीं? क्रैब साइकिल नहीं होगा, ईटीएस ऑपरेट नहीं होगा। तो रेस्पिरेशन कैसा होता है? एनारोबिक। तो अपन ने कहा कि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है, रेस्पिरेशन कैसा रहेगा? एनारोबिक। ज्यादा स्पेस मिला हीमोग्लोबिन के लिए। अब देखेंगे, अब इस बात पर आते हैं कि आरबीसी का शेप कैसा है? बाई कॉनकेव शेप। कैसा है? बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव शेप का फायदा मिलता है कि यहां सरफेस एरिया बढ़ जाता है। फायदा क्या मिला बेटा? कि सरफेस एरिया यहां पे क्या हुआ? बढ़ गया। समझिएगा, किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए मिनिमम सरफेस एरिया स्फीयर का होता है। कोई भी वॉल्यूम हो, उसके लिए सबसे कम सरफेस एरिया जिस शेप में होगा वो शेप होती है स्फीयर। और सेल्स जनरली क्या होता है? राउंडेड गोल जैसी कुछ होती है। ठीक। अब अगर आप इस स्फीयर को जितना ज्यादा चपटा करते जाएंगे, वॉल्यूम उतना ही रहेगा, पर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जैसे तुम्हारी कॉपी का एक पेज, पेज का अपना एक सरफेस एरिया है। उस पेज को अब तुम क्या करो? फाड़ के फेंकने के लिए तुमने उसको मोड़ मार के एकदम बॉल बना दी। ठीक। और एकदम छोटी सी बॉल बनाई। क्या वॉल्यूम परिवर्तित हुआ? नहीं। सरफेस एरिया पहले जितना रहा कि कम हो गया? कम हो गया ना। यानी कि आरबीसी के बाई कॉनकेव होने से क्या हीमोग्लोबिन के लिए स्पेस बढ़ता है? फिर से सुनिए, आरबीसी के बाई कॉनकेव होने से क्या हीमोग्लोबिन के लिए स्पेस बढ़ा? नहीं। आरबीसी के बाई कॉनकेव होने से क्या बढ़ा? सरफेस एरिया। और बताएंगे सरफेस एरिया क्यों बढ़ाया? क्योंकि आरबीसी का काम क्या था? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैसियस डिफ्यूजन डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर। तो आपने कहा कि सरफेस एरिया यहां बढ़ा, और सरफेस एरिया के बढ़ने की वजह से जो गैसियस डिफ्यूजन है, इसमें आपको मदद मिलने वाली है। यानी कि गैसियस डिफ्यूजन भी यहां पर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ध्यान दें, बाई कॉनकेव इन शेप का मतलब क्या है? तो आपने एक टॉफी खाई होगी, एल्पेनलीबे। कितने बालकों ने नहीं खाई है अब तक एल्पेनलीबे? खाइए, पक्का। तो एल्पेनलीबे के किनारे जो हैं कंपेटिबली मोटे होते हैं ना, और बीच में थोड़ी सी पतली होती है। आरबीसी ऐसी होती है। आरबीसी के किनारे क्या है? मोटे। जबकि बीच में कंपेटिबली क्या रहेगी? पतली। तो अपन ने कहा कि आरबीसी लगभग देखने में कैसी? एल्पेनलीबे जैसी दिखाई देती है। अब यहां देखिए, अपन ने ये बात कर ली आरबीसी के शेप एंड साइज के बारे में, हो गया। अब शेप एंड साइज के बाद अब आरबीसी के अंदर क्या मौजूद है बेटा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में पिछले चैप्टर में ही बात करके चुके हैं। अमाउंट बताओ, 100 ग्राम, 100 ml ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कितना है? कितना? 12 टू 16 या 12 से 16 होता है। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा? मेटल कौन सी? सिंपल प्रोटीन की कॉम्प्लेक्स। रेस्पिरेटरी पिगमेंट है कि नहीं? आरबीसी समाप्त। इतनी बातें आरबीसी में करनी थी। तो क्या करना है अपने को? कैसे हम चीजों को अपने हिसाब से सिस्टमेटिकली जमा दें, कि भाई पहले हम ये बात करेंगे, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। और ये अगर आप तरीका अपनाएंगे तो एनिमल किंगडम में आपके बहुत काम आता है। आपको एनिमल किंगडम खूब अच्छे से याद करा देता है। अदरवाइज आपने एनसीईआरटी रटने की कोशिश करी तो एनिमल किंगडम आपके लिए बन जाता है भूत, आपको याद होता नहीं है आसानी से। सो क्या इतनी बात समझ में आई? फटाफट लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वाले छात्रों को इतनी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? ऐसा तो नहीं तुम ही लोग होते हो उधर? आपका टेस्ट बेटा कब होना है? 4th को ना? तो 4 तारीख वाले टेस्ट में एक तो ब्रीदिंग रख लेते हैं, एक सर्कुलेशन। क्या बेटा? से शेप
सेल फ्रेगमेंट इसलिए कहा क्योंकि आप ब्लड प्लेटलेट्स की भी बात करते हैं और प्लेटलेट सेल नहीं है, प्लेटलेट क्या है, सेल फ्रेगमेंट है। आगे बढ़े, पीडीएफ से लिखना आराम से। सेल फ्रेगमेंट का मतलब हुआ सेल के टुकड़ी, उसके बारे में अपन कहते हैं कि मेगा कैरियोसाइट सेल से बनता है, सेल फ्रेगमेंट है। ऑक्सीजन ज्यादा बाइंड इसलिए होता है क्योंकि फीटल हीमोग्लोबिन पे 2,3 बीपीजी बाइंडिंग साइट नहीं होती है, तो इसलिए फीटल हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी एडल्ट हीमोग्लोबिन से ज्यादा है। लिख गया बेटा? ये किसका फोन बजा? आगे बढ़े, ध्यान देंगे। देखिए, अगली जो सेल आती है इसका नाम क्या है, बोलो जरा, पूरा नाम बोलो। दूसरा नाम, तो नाम क्या हुआ, ल्यूकोसाइट्स। अब यहां पर अगली बात देखिए, ये जो डब्ल्यूबीसी यानी कि ल्यूकोसाइट है, इसका सबसे पहले देखते हैं नंबर। तो नंबर बोलो कितना, 6,000 से लेकर के 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। तो नंबर आरबीसी से ज्यादा कि कम, नंबर आरबीसी से क्या है, कम है। तो अपन ने कहा कि नंबर आरबीसी से क्या रहेगा, कम। अगली बात, ये जो डब्ल्यूबीसी है, इस डब्ल्यूबीसी का बोलो कलर कैसा होगा, कैसा रहेगा, कलरलेस। ये आपसे इसीलिए पूछा गया क्योंकि आप डब्ल्यूबीसी नाम पढ़ करके आप सोचते हैं डब्ल्यूबीसी कैसी होनी चाहिए, वाइट। वाइट अपने आप में एक कलर है, जबकि डब्ल्यूबीसी कैसी है, कलरलेस। करो एनसीईआरटी में अंडरलाइन, ये कैसी होती है, कलरलेस है। फिर अगला न्यूक्लिएटेड है, जो भी हम बात करेंगे। तो आपने कहा कि कलरलेस है। अगली बात कही आपने कि जो डब्ल्यूबीसी है कैसी होती है बेटा, न्यूक्लिएटेड है, यानी कि इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। अब पढ़ेंगे आगे। आगे एनसीईआरटी लिखती है कि जो डब्ल्यूबीसी है दे आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। जनरली क्या रहेगा, शॉर्ट लिव्ड। लिखा है ना, क्या लिखा है, जनरली दे आर शॉर्ट लिव्ड, यानी कि जनरली इनका लाइफ स्पेन क्या है, कम। ध्यान दो, क्या किसी डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन दिया एनसीईआरटी ने, नहीं, तो अपन याद भी नहीं करेंगे। हम याद करेंगे या समझेंगे ये कि एनसीईआरटी ने जनरली क्यों कहा, ऑल क्यों नहीं कह दिया, या सिंपली क्यों नहीं कह दिया कि दे आर शॉर्ट लिव्ड।
जनरली इसलिए कहा कि बेटा डब्ल्यूबीसी में एक टाइप है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में आप जानते हैं बी और टी सेल होती हैं। बी और टी में आप जानते हैं मेमोरी सेल्स बनती हैं। जो मेमोरी सेल बनती हैं उनका लाइफ स्पैन ईयर्स में होता है, बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने बचपन में 2 बूंद जिंदगी की पी थी, तो जो मेमोरी सेल बनी थी वो आज भी तुम्हारे अंदर है और बुढ़ापे तक तुम्हारे अंदर रहेगी। तो उस मेमोरी सेल का जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट है कि लॉन्ग? तो मेमोरी सेल क्योंकि यहां पर आ जाती है, इसलिए एनसीईआरटी ने यहां पर ऑल आर शॉर्ट लिव्ड नहीं लिखा। क्या लिखा? कि दे जनरली दे आर शॉर्ट लिव्ड। अब अगली बात, ये जो इसका नंबर था कितना था बेटा? 6000 से लेकर के 8000। बात आती है कि अगर इसका नंबर बढ़े, नंबर में क्या हो? राइज। और नंबर अगर राइज हो तो मान लेते हैं नंबर कोई 10,000 हुआ, 15,000 हो गया, 20,000 हुआ, 25,000 हुआ, वहां तक ये इंडिकेट करता है इन्फेक्शन। नंबर अगर इंडिकेट हो रहा है तो क्या इंडिकेट करेगा? इन्फेक्शन। तो राइज इन नंबर इंडिकेट इन्फेक्शन। अगला देखिए, अगर इसका नंबर पहुंच जाए 1 लाख से ज्यादा, नंबर कितना हो जाए? 1 लाख से ज्यादा, तो कंडीशन क्या कही जाती है? ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया यानी कि क्या हुआ? ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर में अफेक्ट होने वाली सेल कौन? डब्ल्यूबीसी। फिर अगला देखिए, अगर इसका नंबर नॉर्मल से हो जाए कम, तो नंबर नॉर्मल से कम होता है इन केस ऑफ एड्स। क्या हमने एड्स में पढ़ा है कि हेल्पर टी सेल डिस्ट्रॉय होती हैं? अगर हेल्पर टी सेल डिस्ट्रॉय हो रही है तो डब्ल्यूबीसी का नंबर घटा कि बढ़ा? घट गया। यानी कि नंबर कम कब होगा? एड्स में। बढ़ेगा कब? इन्फेक्शन के केस में। और 1 लाख से ऊपर कब निकल जाएगा? जब आप बात करेंगे ब्लड कैंसर के बारे में तब। फिर अपन ने कहा कि कलरलेस है, न्यूक्लिएटेड है और जनरली शॉर्ट लिव्ड होती है। अब ये जो डब्ल्यूबीसी है, इसके टाइप बेटा होते हैं आपके पास 2। तो डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की है? 2 टाइप। पहला इसका टाइप कहा जाता है ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट का मतलब है कि जब अगर इसके साइटोप्लाज्म में क्या मौजूद हो? ग्रेन्यूल्स अगर प्रेजेंट है तो ग्रेनुलोसाइट कहा जाएगा। वहीं अगर साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल नहीं है तो क्या कहेंगे? ए ग्रेनुलोसाइट्स कहा जाएगा। अब देखिए, जो ग्रेनुलोसाइट है इसके टाइप कितने होते हैं बेटा? 3। 3 टाइप कौन कौन से? तो पहले टाइप को क्या बोलते हो? इओसिनोफिल। पहले टाइप का नाम क्या है? इओसिनोफिल। इओसिनोफिल्स का एक और नाम एसिडोफिल भी होता है ना? एक और नाम क्या होता है? एसिडोफिल्स। तो इओसिनोफिल्स का एक और नाम क्या होता है? एसिडोफिल्स। यहां पर जो फिल वर्ड आता है, ये केमिस्ट्री में आपने फिल और फोबिक 2 वर्ड पढ़े हैं। फिल का मतलब होता है अट्रैक्शन और फोबिक का मतलब होता है रिपल्शन। एसिडोफिल इसलिए कहा क्योंकि इसे स्टेन करने के लिए एसिडिक डाई काम आती है। समझना बेटा, सेल तो है कलरलेस, अगर देखनी है तो कोई ना कोई डाई यूज करनी पड़ेगी ना। तो एसिडिक डाई से स्टेन होती है, इसीलिए बोलते हैं एसिडोफिल। अगला आ गया बेसोफिल। बेसोफिल बताओ कैसी डाई से स्टेन होगी? बेसिक। थर्ड इज न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या है? न्यूट्रल है। यानी कि ये जो सेल है ये एसिडिक डाई से भी स्टेन होती है, बेसिक डाई से भी स्टेन हो जाती है, पर क्लियर स्टेन किसी का नहीं लेती है। फिर अपन ने कहा ए ग्रेनुलोसाइट आता है जिसके टाइप कितने हैं? 2। पहले टाइप का नाम मोनोसाइट और दूसरा टाइप क्या कहा जाता है? लिम्फोसाइट। तो बोलो डब्ल्यूबीसी के टाइप कितने हुए? 5। अब ये जो 5 टाइप हैं इनसे सबसे पहला जो एकदम टोटली इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन बनता है वो इनकी परसेंटेज पूछी जाती है कि कौन कितने परसेंट होता है। एनसीईआरटी ने सबका डेटा दिया है तो अपने को याद होना चाहिए। तो देखिए, न्यूट्रोफिल का परसेंटेज 60 से 65 कितना है? 60 से 65%। लिम्फोसाइट का परसेंटेज 20 से 25 कितना रहेगा? बोलो 20 से 25। फिर आता है मोनोसाइट जिसका परसेंटेज है 6 से 8। परसेंटेज कितना? 6 से 8%। कौन होता है? मोनोसाइट। इओसिनोफिल इसका परसेंटेज होता है 2 से 3। कितना है? 2 से 3।
बेसोफिल का परसेंटेज 0.5 से लेकर के 1%। कितना हुआ? 0.5 से लेकर के 1%। सबसे ज्यादा कौन? उससे कम? फिर सबसे कम? मोस्ट अबंडेंट, लीस्ट अबंडेंट। ठीक, अपन ने कहा कि 5 है। अब यहां पे एक तो क्वेश्चन आता है जब इनकी परसेंटेज पूछ ली जाएगी, दूसरा क्वेश्चन आता है कि इनमें पूछ लिया जाता है कि अबंडेंस के हिसाब से इन्हें सही सीक्वेंस में अरेंज करें। तो आप देखिए, यहां पर अगर आप इनका अरेंजमेंट देखें तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि हम एक सेंटेंस याद कर लें कि नेवर लेट मंकी ईट बनाना। क्या करो? बंदर को बनाना बहुत पसंद होता है ना, बंदर को बनाना मत खाने दो। तो सबसे पहले कौन आया? न्यूट्रोफिल। फिर कौन आया? लिम्फोसाइट। फिर मोनोसाइट। फिर इओसिनोफिल। फिर कौन आया? बेसोफिल। तो ये हो गया इनके अबंडेंस के हिसाब से सीक्वेंस। बोलो न्यूट्रोफिल का परसेंटेज 60 टू 65। खाना वाना नहीं खाया कि याद मैं अपने लिए कर रहा हूं तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए तो बोलो, ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे ना, याद नहीं होंगी ये चीजें। न्यूट्रोफिल कितने परसेंट? 60 टू 65। लिम्फोसाइट 20 से 25। मोनोसाइट 6 से 8। इओसिनोफिल, बेसोफिल 0.5 से 1। अब हिंदी में बोलेंगे, बोलो बेसोफिल का नंबर 0.5 से 1। इओसिनोफिल बोलो 2 से 3। ये कितना? 6 से 8। ये कितना? 20 से 25। और ये 60 से 65 होता है। अब यहां देखिए, पहला तो काम था कि अपने को परसेंटेज याद करनी थी। अब अगला, इसी पेज पर यानी पेज नंबर 279 पे नीचे देखो, इन सबके रंगीन सुंदर से चित्र दिए हैं। अब देखो, आप इओसिनोफिल को देख के याद कर सकते हैं कि लाल रंग की है, बेसोफिल को याद कर लो नीले रंग की है, न्यूट्रोफिल आपने याद कर लिया कि लाल और नीले दोनों रंग की है। पर आपका भाग्य साथ नहीं देगा ज्यादा लंबे समय तक, क्योंकि नीट के एग्जाम में पेपर ब्लैक एंड व्हाइट आता है। आएगा ना? तब नीला कैसे पहचानोगे? ये तो समस्या हो गई। एक बात अभी से याद रखें, अभी से आदत डालें। आप जितने भी डायग्राम एनसीईआरटी के देखते हैं, या तो डायग्राम को आप ब्लैक एंड व्हाइट में खुद इमेजिन कर लो। अगर आपको लगता है कि आपकी इमेजिनेशन पावर उतनी बेहतर काम नहीं करती है, तो अपना फोन निकालो। फोन में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींचे जाते हैं, क्या करो? उस फोटो का ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींचो, और फिर उसके बाद देखो कि आप इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है तो। एक और आसान तरीका, कि आप अगर चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि जो डायग्राम वाले पेज हैं उसका ब्लैक एंड व्हाइट में आप जेरोक्स करा लो, तो आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट फोटो हो गया। पर कुल मिला के तुम्हें ब्लैक एंड व्हाइट में पहचानना आना चाहिए। कि ब्लैक एंड व्हाइट में कैसे पहचानेंगे? कलर डायग्राम पहचानना बहुत आसान काम होता है। अब देखो कैसे पहचानेंगे। तो अब आप ध्यान देंगे, यहां बेटा जितनी भी डब्ल्यूबीसी है, ये सारी की सारी डब्ल्यूबीसी अमीबोसाइट होती हैं। डब्ल्यूबीसी कैसी होती है? अमीबोसाइट। अमीबोसाइट का मतलब हुआ कि यहां क्या होगा? सीडोपोडिया। तो अब क्या इनका शेप रेगुलर रह गया कि इरेगुलर? शेप कैसा होगा? इरेगुलर। अब देखिए, पहले इओसिनोफिल से स्टार्ट करते हैं। इओसिनोफिल को अगर आप देखेंगे तो सेल आपको ऐसी इरेगुलर जैसे शेप की दिखेगी। यहां पे बच्चे इसके न्यूक्लियस में आपको 2 लोब दिखाई देंगे। कितने लोब दिखे? 2। और ये दोनों लोब एक स्ट्रैंड से आपस में जुड़े हैं। तो क्या आपको अंदर एक हेडफोन दिखा? क्या दिखा? हेडफोन। अगर अंदर दिखाई दे जाए हेडफोन, तो बोलो सेल का नाम क्या होगा? अगर अंदर दिखा हेडफोन तो सेल का नाम इओसिनोफिल। अगली आती है बेसोफिल, नीले रंग की है। ये जो बेसोफिल है इसके बारे में समझना। बेसोफिल का बच्चे न्यूक्लियस जो होता है ना, ये एस शेप्ड होता है, और इसमें लगभग 3 लोब पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर लगभग लोब कितने दिखेंगे? 3। तो आप देखिए, यहां आपने कहा कि इसके न्यूक्लियस में 3 लोब्स हैं,
और ये जो न्यूक्लियस है ये आपको लगभग एस शेप्ड दिखाई देगा। ये बेसोफिल आपकी कनेक्टिव टिश्यू की मास्ट सेल से मिलती जुलती होती है। दिख रहा है ना, न्यूक्लियस के अंदर एस शेप्ड है 3 लोब से। पर अब हम बनाते हैं इसमें साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल, और साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल बनाते ही अब आपको इसमें न्यूक्लियस दिखना बंद हो गया कि नहीं? अब न्यूक्लियस अलग से नहीं दिखाई देगा। तो जब अगर कुछ ना दिखाई दे तो सेल का नाम क्या है? बेसोफिल। हेडफोन वाला कुछ नहीं दिखाई दे तो अब अगला आता है न्यूट्रोफिल। ये न्यूट्रोफिल एसिडिक और बेसिक दोनों स्टेन्स ले लेता है। और न्यूट्रोफिल के बारे में अगर बात करें तो लाइट स्टेन लेता है। तो न्यूट्रोफिल को अगर आप देखें तो देखो, ये एक एम्ब्रियो की खोपड़ी है, ठीक? ये इसकी क्या है? खोपड़ी। इसके बाद ये बेचारे की गर्दन है। गर्दन के बाद देखो, ये इसका लगभग अपन ने कहा थोरेक्स हो गया। ये लगभग इसका एब्डोमेन है। और ये इसके पैर हैं। कुछ ऐसा ही दिख रहा है एम्ब्रियो का। ये क्या हुआ? सिर है। फिर उसके बाद ये इसकी नेक है। ये थोरेक्स है, ये एब्डोमेन है, और यहां इसके क्या मौजूद है? पैर। अगर आपको न्यूक्लियस में एम्ब्रियो जैसा कुछ दिखाई देता हो तो ऐसी सेल को आप क्या नाम देंगे? न्यूट्रोफिल। तो बोलो, हेडफोन वाले का नाम? कुछ नहीं दिखे तो? एम्ब्रियो दिख जाए तो? फिर अगली आती है मोनोसाइट। मोनोसाइट के बारे में देखें। ये जो मोनोसाइट है ये भी अमीबोसाइट है। और यहां बच्चे इसका जो न्यूक्लियस होगा ये आपको दिखाई देता है बीन शेप्ड। न्यूक्लियस कैसा है? बीन शेप्ड। यानी कि आपने कहा हॉर्स शू शेप्ड या किडनी शेप्ड इसके पास न्यूक्लियस होगा। तो अगर न्यूक्लियस बीन शेप्ड हो तो ये मोनोसाइट। आसान है पहचानना। अब समस्या आती है यहां कि लिम्फोसाइट को कैसे पहचानोगे? तो लिम्फोसाइट को पहचानना हम सीखेंगे। तो देखिए, लिम्फोसाइट आप जानते हैं ना, 2 टाइप। पहले का नाम क्या है? बी। और दूसरा कौन हुआ? टी लिम्फोसाइट। तो फर्स्ट इज बी सेल एंड अदर इज टी सेल। बोलो, दोनों में से एंटीबॉडी कौन बनाएगा? कौन बनाता है एंटीबॉडी? बी। एंटीबॉडी कौन बनाएगा? बी सेल बनाती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी केमिकली क्या होता है? प्रोटीन। एंटीबॉडी क्या है? प्रोटीन। और सेल में प्रोटीन सिंथेसिस को क्या बोलते हो? ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कहां होता है? न्यूक्लियस में कि साइटोप्लाज्म में? समझ में आया? हमने कहा ट्रांसलेशन कहां हुआ? साइटोप्लाज्म में। क्यों बात की ट्रांसलेशन की? क्योंकि एंटीबॉडी क्या है? प्रोटीन है। फिर हमने कहा कि एंटीबॉडी कौन बनाता है? बी सेल। मतलब अब बताओ, बी और टी दोनों में से ज्यादा साइटोप्लाज्म किसको चाहिए? बी को या टी को? चाहिए होगा ना। लॉजिक समझ में आया? अगर साइटोप्लाज्म चाहिए ज्यादा बी को तो इसका न्यूक्लियस बड़ा होगा कि छोटा? न्यूक्लियस कैसा रहेगा? छोटा। तो आपने कहा कि ये जो बी सेल है, इस बी सेल का न्यूक्लियस कंपैरेटिवली क्या रहेगा बेटा? छोटा होगा। वहीं पर जो टी सेल है, इस टी सेल का न्यूक्लियस कंपैरेटिवली क्या रहेगा? बड़ा। भाई, टी सेल को तो एंटीबॉडी नहीं बनानी थी, तो इसका न्यूक्लियस कंपैरेटिवली क्या हुआ? बड़ा। जबकि बी सेल का न्यूक्लियस कंपैरेटिवली क्या हो गया? छोटा। तो बोलें, क्या हम ये पूरे 6 डायग्राम पहचान लेंगे? अगर अपने को इरेगुलर दिखा, कोई ग्रेन्यूल नहीं दिखा, बड़ा न्यूक्लियस दिखा, तो वो कौन है? टी। छोटा दिखा तो? अगर ए ग्रेनुलर दिखा और अगर यहां बीन शेप न्यूक्लियस दिखा तो मोनोसाइट। ग्रेनुलर दिखा, एम्ब्रियो दिख गया तो न्यूट्रोफिल। कुछ नहीं दिखे तो बेसोफिल। और हेडफोन दिख जाए तो इयोसिनोफिल। ये हुआ इनके डायग्राम को कैसे पहचानेंगे। और साथ में अगर आप देखें तो हमने इनके न्यूक्लियस के बारे में भी बात कर ली है। देखिए, यहां आपने कहा कि इसके पास जो न्यूक्लियस है वो कैसा रहेगा? 2 लोब्ड होगा। इनके पास न्यूक्लियस कैसा रहेगा? बाइलोब्ड है। यहां न्यूक्लियस में लगभग 2 से 3 लोब और एस शेप्ड न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इसका कैसा होता है? 2 से 3 लोब होते हैं। और न्यूक्लियस का शेप कैसा रहेगा? एस शेप्ड होगा। यहां पे न्यूक्लियस में लगभग 3 से 5 लोब पाए जाते हैं।
कितने लोग पाए जाते हैं? 3 से 5 लोब्ड न्यूक्लियस इसके अंदर पाया जाता है। अपन ने कहा था ना डब्ल्यूबीसी न्यूक्लिएटेड है। फिर यहां पर मोनोसाइट आता है। मोनोसाइट में आपने कहा कि बीन शेप न्यूक्लियस है, तो यहां पर न्यूक्लियस कैसा हुआ? बीन शेप न्यूक्लियस हो गया। फिर आपने कहा कि यहां लिम्फोसाइट आती है। लिम्फोसाइट में बी सेल है। बी सेल में राउंड और स्मॉल न्यूक्लियस है। राउंड है और स्मॉल न्यूक्लियस है। वहीं पर आपने टी सेल में कहा कि यहां पर लगभग राउंड और लार्ज न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो यानी कि इनके जो न्यूक्लियस हैं उनके बेसिस पर हम सेल को कैसे पहचानेंगे और इनकी क्या कैरेक्टर्स हैं वो अपन ने जाने। अब देखिए, जो इयोसिनोफिल्स हैं इनको स्टेन करने के लिए एसिडिक डाई यूज की जाती है, जिसका नाम होता है इयोसिन। नाम क्या है? इयोसिन। पर देखो एनसीईआरटी ने ऐसा कुछ नहीं लिखा। जब एनसीईआरटी ने नहीं लिखा तो अपन ने एक बार सुन लिया, याद हो जाएगा। हमने कहा इयोसिनोफिल को स्टेन करने के लिए कौन सी डाई काम में आती है? इयोसिन। कैसी डाई है? एसिडिक। कलर होता है लाल। फिर अगला बेसोफिल, स्टेन करने के लिए बेसिक डाई काम में आती है, और इस बेसिक डाई का नाम है मिथाइलिन ब्लू। नाम क्या? मिथाइलिन ब्लू। बेसोफिल को किससे स्टेन किया? मिथाइलिन ब्लू से। अगली सेल न्यूट्रोफिल। ध्यान दें, न्यूट्रल है, तो ये थोड़ा सा एसिडिक स्टेन भी लेगी, थोड़ा सा बेसिक स्टेन भी लेती है, पर बहुत ज्यादा दोनों में से कोई नहीं। थोड़ा सा एसिडिक भी लिया, थोड़ा सा बेसिक स्टेन भी लिया, पर ज्यादा स्टेन दोनों में से कोई नहीं लेती है, तो हमने इसे क्या कहा? ये न्यूट्रोफिल है। अब कौन आया? मोनोसाइट। मोनोसाइट के बारे में आपने कहा कि इनके बारे में तो अलग से स्टेनिंग की कुछ है नहीं। अगर आप दोनों को देखें तो आपको यहां हल्का सा रेड और हल्का सा ब्लू जैसा टिंज आपको दिखेगा, यानी कि दोनों स्टेन ले लेते हैं और थोड़े थोड़े से स्टेन लेते हैं। अब यहां पे अपन बात करते हैं कि भाई इनके काम क्या क्या है। सबसे पहले इयोसिनोफिल पे देखते हैं। क्या इयोसिनोफिल का नाम सुनते ही आपको एलर्जी याद आती है? तो इसका रोल कहां है बेटा? एलर्जिक रेस्पॉन्स में। इसका रोल कहां? एलर्जिक रेस्पॉन्स में। न केवल एलर्जिक रेस्पॉन्स में रोल है, बल्कि जो पैरासाइटिक इंफेक्शन होगा, तो इस पैरासाइटिक इंफेक्शन को कंट्रोल करने में रोल किसका रहेगा? यहां इयोसिनोफिल का। पैरासाइटिक इंफेक्शन का मतलब है जब भी बॉडी में प्रोटोजोअन, हेलमिंथ इंफेक्शंस होंगे, तो उस टाइम पे इयोसिनोफिल्स का नंबर बढ़ जाता है। इयोसिनोफिल क्या करती है कि यहां से एक एंजाइम सेक्रीट होता है। यह एंजाइम क्या करता है कि एक तो हम इसे बोलते हैं एंटी हिस्टामिनेज एंजाइम आता है। एंटी हिस्टामिनेज क्या करता है? हिस्टामिन को तोड़ता है। हिस्टामिन को तोड़ने की वजह से एलर्जी के टाइम पे इसका नंबर बढ़ जाता है, यानी कि एलर्जिक रेस्पॉन्स में इसका रोल है। पैरासाइटिक इंफेक्शन में ये पैरासाइट के साथ खुद को अटैच करती है और फिर इससे लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज होते हैं। ये एंजाइम पैरासाइट को डाइजेस्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। इसलिए पैरासाइटिक इंफेक्शन के टाइम भी इयोसिनोफिल का नंबर बढ़ जाता है, और नंबर बढ़ने को इयोसिनोफीलिया कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इयोसिनोफीलिया नाम देते हैं। अगली आती है बेसोफिल। बेसोफिल के बारे में देखो, न्यूक्लियस में कितने? 2 से 3 लोग, एस शेप्ड है। यहां पर पढ़ेंगे क्या क्या सेक्रीट करती है। तो आपने कहा कि यहां से सेक्रीट होता है पहला हिस्टामीन। क्या आया? हिस्टामीन। हिस्टामीन के बारे में ध्यान दें। ये हिस्टामीन बेटा वैसोडाइलेटर है। क्या होता है? वैसोडाइलेटर। वैसो मतलब ब्लड वेसल, डाइलेटर यानी कि डाइलेट कर देना, वाइड कर देना। तो ये ब्लड वेसल को क्या करने वाला है? वाइड। अगर ये ब्लड वेसल को वाइड करेगा तो इसका मतलब हुआ कि ये क्या कर रहा है? ब्लड फ्लो को बढ़ा रहा है ना। तो अपन ने कहा हिस्टामीन क्या है? वैसोडाइलेटर होता है। हिस्टामीन के बाद फिर यहां पर सेकेंड नंबर किसका आया? सेरोटोनिन। नंबर किसका आया? सेरोटोनिन। ये जो सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन एक वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है। क्या है? वैसो कंस्ट्रिक्टर। तो बोलो ब्लड वेसल का डायमीटर बढ़ाएगा कि घटाएगा? डायमीटर बढ़ेगा कि कम?
सेरोटोनिन का काम हिस्टामिन के सिमिलर है कि अपोजिट? अपोजिट होता है। सेरोटोनिन के बाद तीसरा सब्सटेंस यहां से आता है हेपेरिन। थर्ड क्या आया? हेपेरिन। तो अपन ने कहा कि यहां से क्रिएट क्या हुआ? हेपेरिन आया। तो तीन सब्सटेंस कौन कौन? हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। क्या हमें पता है कि हेपेरिन एंटीकोएगुलेंट है? हेपेरिन हमारे अंदर क्या है? एंटीकोएगुलेंट। व्हाट इज मीन्ड बाय एंटीकोएगुलेंट? तो एंटीकोएगुलेंट हमारे अंदर ब्लड क्लॉटिंग को क्या करता है? रोकता है। यानी कि अभी हमारे अंदर हेपेरिन एक्टिव है कि नहीं? है। जब भी अगर ब्लड क्लॉटिंग होगी तो हेपेरिन क्या हो जाने वाला है? इनएक्टिव हो जाने वाला है। अब यहां देखिए, पढ़ेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने लिखा कि बेसोफिल सेक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन एटसेट्रा। आगे क्या लगाया? एटसेट्रा। ये क्या बताता है? कि कहानी अभी बाकी है, कहानी खत्म नहीं हुई यहां। एटसेट्रा का मतलब क्या होता है? अदर्स ना, एंड अदर्स। तो एटसेट्रा इसलिए कहा, ध्यान से सुनेंगे। बेसोफिल से कुछ लिपिड मेटाबोलाइट भी सेक्रीट होते हैं। बेसोफिल कुछ लिपिड मेटाबोलाइट भी सेक्रीट करती है। बेसोफिल से कुछ साइटोकाइंस भी सेक्रीट किए जाते हैं। साइटोकाइन के बारे में आपने इम्यून सिस्टम में पढ़ा होगा। तो अब अगर एक स्टेटमेंट में लिख दिया जाए कि बेसोफिल सेक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन ओनली, तो स्टेटमेंट सही की गलत? क्योंकि एनसीईआरटी ने बाद में क्या लगाया? एटसेट्रा। यानी कि और भी चीजें सेक्रीट होती हैं। और चीजों में हमने कहा क्या सेक्रीट होगा? साइटोकाइंस। और क्या सेक्रीट होते हैं? लिपिड मेटाबोलाइट भी सेक्रीट किए जाते हैं यहां पर। तो अपन ने कहा हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन एटसेट्रा, ये सारी चीजें सेक्रीट होंगी। अब आते हैं न्यूट्रोफिल पे। न्यूट्रोफिल का काम देखिए। न्यूट्रोफिल के बारे में क्या आप जानते हैं कि फेगोसाइटिक है? और फेगोसाइटोसिस वर्ड जानते हैं? फेगोसाइटोसिस का मतलब है जब अगर एक सेल किसी दूसरी सेल को खा जाती हो तो हम इसे क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस। अगर एक सेल किसी दूसरी सेल को खा जाए तो क्या कहा जाएगा? फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। तो ये सेल कैसी होती है बेटा? फेगोसाइटिक है। अगला, आपको याद आता है कि न्यूट्रोफिल के लिए पीएमएनएल शब्द का प्रयोग किया गया है हेल्थ एंड डिजीज में। सेलुलर बैरियर में न्यूट्रोफिल को क्या बोला है? पीएमएनएल। पूरा नाम कौन बताएगा? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पूरा नाम है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहा जाता है। तो फेगोसाइटिक है और इसको अपन ने क्या कहा? कि पीएमएनएल है। फेगोसाइटिक है और इसी को क्या कहा? पीएमएनएल है। अब यहां देखिए, ये जो मोनोसाइट है, ये मोनोसाइट ही बात करें तो बेटा फेगोसाइटिक होती है। मोनोसाइट कैसी है? फेगोसाइटिक है। तो पहली बात कि मोनोसाइट फेगोसाइटिक होती है। तो ध्यान दें, अगर आपसे पूछा कि फेगोसाइटिक डब्ल्यूबीसी कौन सी है, तो तुम्हारा आंसर न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट दोनों। अब क्वेश्चन पूछ रहा है फेगोसाइटिक ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी कौन सी है? फेगोसाइटिक ए ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी का नाम मोनोसाइट। तब हम दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब यहां देखिए, मोनोसाइट पे आपने कहा कि फेगोसाइटिक है। यही जो मोनोसाइट है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ये बच्चे जब एंटर करती है टिश्यू स्पेसेस में, एंटर कहां करेगी? टिश्यू स्पेस में। और टिश्यू स्पेसेस में जब ये एंटर कर जाती है तो यही सेल बना लेती है मैक्रोफेज। इसी से क्या बनता है? मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज क्या होती है? तो बेसिकली ये मोनोसाइट ही है। जब तक ब्लड में रहेगी तब तक मोनोसाइट है। ब्लड से बाहर जाके जब ये टिश्यू स्पेसेस में एंटर कर जाएगी तो इसे क्या कहा जाता है? मैक्रोफेज नाम दिया जाता है। तो मोनोसाइट भी कैसी है? फेगोसाइटिक। देखो, इसका साइज बड़ा, इसका साइज छोटा, दोनों फेगोसाइटोसिस करते हैं। इसलिए हम प्यार से इसको बोलते हैं कि मैक्रो पुलिसमैन है, बड़ा पुलिसमैन है। ये माइक्रो पुलिसमैन है, ये छोटा वाला पुलिसमैन है। ठीक। अब क्या होता है, इसको काम करने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को सिग्नल देना पड़ता है। इम्यून सिस्टम जब कहता है कि काम करो, तब मोनोसाइट काम करती है। और न्यूट्रोफिल को
इम्यून सिस्टम से किसी सिग्नल की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने हिसाब से खुद काम कर लेती है। तो बताओ दोनों में से ज्यादा बुद्धिमान कौन? ज्यादा बुद्धिमान कौन? न्यूट्रोफिल। ये सीआईडी का दया है ना? पहलवान है तो इसका दिमाग इसके घुटनों में है, ठीक? दिमाग काम नहीं करता इसका। और ये सीआईडी का अभिजीत है। जब भी अगर कौन था उसमें सीआईडी में था ना एक एसीपी, हाँ। तो जो एसीपी था, एसीपी को इंस्ट्रक्शन किसे देना पड़ता था? दया को कि अभिजीत को? एसीपी बोलता था ना दया दरवाजा तोड़, नहीं उससे पहले दया आराम से सामने खड़ा होता था कि ठीक है अब एसीपी कहेगा उसके बाद काम करेंगे। कभी अभिजीत को देखा? अभिजीत जाता हो पूछने क्या करना है क्या नहीं करना? नहीं। तो ये क्या है? ये माइक्रो पुलिसमैन है, ये अभिजीत है। ये मैक्रो पुलिसमैन है, इसका नाम क्या है? दया। काम दोनों का सेम है, दोनों सीआईडी में काम करते हैं, दोनों फेगोसाइटोसिस करेंगे। अब इधर आते हैं लिम्फोसाइट पर। लिम्फोसाइट में सेल कितनी? दो। एक का नाम बी और दूसरे का नाम टी। ये जो बी सेल है, ये बी सेल बच्चे ये आपको प्रोवाइड करती है एएमआई। क्या प्रोवाइड करेगी? एएमआई। बोलो जरा एएमआई का नाम। पूरा नाम क्या है? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। नाम बोलो फिर से, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। और ये जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है, क्या आप जानते हैं कि इसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं? क्या कहा जाता है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अगर आप ह्यूमोरल इम्यूनिटी कह रहे हैं तो यहां पे ह्यूमर का मतलब है लिक्विड। ह्यूमर का मतलब ब्लड नहीं होता, ह्यूमर का मतलब फ्लूइड होता है। जो भी फ्लूइड है उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमर। अगर ह्यूमर का मतलब ब्लड होता तो आंख में जो एक्वस और विट्रियस ह्यूमर भरा है वो ब्लड थोड़े भरा है। ह्यूमर शब्द का मतलब क्या होता है? लिक्विड। तो यहां पे आपने कहा बॉडी फ्लूइड्स के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ये काम किसका है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी का काम है। जो प्रोवाइड कौन करता है? बी सेल। बी सेल ने कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करी? ह्यूमोरल। ये जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है, इसके अंदर यहां पे ये प्रोडक्शन किसका करेगा? एंटीबॉडी का। क्या प्रोडक्शन होने वाला है बेटा? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होने वाला है। तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन से रिलेटेड सेल कौन? बी लिम्फोसाइट। ये क्या करती है? पैथोजन को ढूंढ करके मार देती है। अब वहीं पर ये जो टी लिम्फोसाइट है, ये आपको क्या प्रोवाइड करती है? तो बच्चे टी लिम्फोसाइट आपको प्रोवाइड करती है सीएमआई। क्या देगी? सीएमआई। बोलो पूरा नाम। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। पूरा नाम। ये क्या करता है कि सीएमआई हमारे अंदर इन्फेक्टेड या नॉन सेल्फ या कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय करता है। इन्फेक्टेड, नॉन सेल्फ या कैंसरस सेल को ये क्या करने वाला है? डिस्ट्रॉय। सुनेंगे, क्या लिम्फोसाइट फैगोसाइटिक होती है? क्या लिम्फोसाइट फैगोसाइटिक है? नहीं। एकदम क्लियर दिमाग में रखना। क्या लिम्फोसाइट फैगोसाइटिक है? नो। फैगोसाइटिक केवल न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दो ही हैं। लिम्फोसाइट में आपने कहा कि सीएमआई क्या करती है? ये पैथोजन को नहीं मारती है। ये क्या करती है? पैथोजन अगर किसी सेल में है तो वो सेल कौन सी कही जाएगी? इन्फेक्टेड। अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट का केस है तो डोनर से रेसिपिएंट में जो सेल्स आई हैं वो कौन सी हैं? नॉन सेल्फ हैं। कैंसरस यानी कैंसर वाली सेल, उनको डिस्ट्रॉय करना काम किसका होता है? टी सेल का। काम किसका है? टी सेल का। ये क्या करती है कि जो भी इंफेक्टेड सेल है, इंफेक्टेड सेल में छेद कर देगी, ठीक, पोर्स बना देगी। उन पोर्स की वजह से इसमें पानी भरेगा और सेल क्या हो जाएगी? ब्लास्ट हो जाती है। यानी कि दूसरी सेल को खाती नहीं है, ये दूसरी सेल को खाती नहीं है, पर क्या मारती है? हाँ, मारती है पर खाती नहीं है। खाना जो काम है वो केवल इन दो का ही है, एक न्यूट्रोफिल और दूसरा मोनोसाइट। क्या ये सारी बातें समझ में आई? इसको लिखेंगे। एक मिनट बेटा। ठीक 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 ठीक।
सुष्मिता बेटा, विटामिन बी ई कोलाई भी बनाता है, ये बात सही है। चलिए, तो आज के लिए अपन रखेंगे इतना, बाकी हम बात करेंगे कल। ठीक, कल अपन पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ठीक, आपको हेल्थ एंड डिजीज में सेलुलर बैरियर के अंदर ये मिलेगा। हेपेरिन एंटीकोएगुलेंट है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है।